हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों करता है, कितनी लिमिट के बाद टीडीएस करता है और टीडीएस किस रेट से करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि टीडीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट करता है जो कि टीडीएस के सेक्शन में फॉल करती है, तो उसे सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स को डिडक्ट करना होता है और जो नेट पेमेंट है वो ही दूसरे पर्सन को कर सकता है। अब ये जो सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट किया गया है इसी को ही टीडीएस बोला जाता है। आइए टीडीएस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 194J का। सेक्शन 194J में जो नेचर ऑफ पेमेंट है प्रोफेशनल फीस है और जो यहाँ पर स्पेसिफाइड रेट है 194J में वो है 10%। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 की पेमेंट करनी थी। तो जब ये प्रोफेशनल फीस की पेमेंट मिस्टर बी को करने जाएगा तो इसे 10% का टीडीएस काट के और 45,000 की नेट पेमेंट ही करनी होगी। और जो 5,000 का टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो मिस्टर ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेगा और मिस्टर बी को एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा जिससे कि मिस्टर बी कंफर्म कर सकता है कि उसके जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिया गया है। अगर आपका भी टीडीएस किसी पर्सन या कंपनी ने काटा है और आप अपना टीडीएस चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक करने के लिए आप ट्रेसेस पोर्टल पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो मैंने अलग वीडियो में बनाया है, तो आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं या आप अपनी स्क्रीन पर जो लिंक देख रहे हैं उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हु इज डिडक्टर एंड डिडक्टी। इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशंस में डिडक्टर और डिडक्टी किसे कहा जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में समझा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करनी थी और मिस्टर ए ने मिस्टर बी का टीडीएस 10% की रेट से डिडक्ट किया, तो मिस्टर ए हमारे एग्जांपल में बन जाता है डिडक्टर और मिस्टर बी जिसकी पेमेंट में से टीडीएस को डिडक्ट किया गया है मिस्टर बी बन जाता है डिडक्टी। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट्स के ऊपर ही टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। अब जानेंगे कि कौन कौन से इनकम है या पेमेंट्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। सबसे पहले आता है सैलरी की इनकम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी सैलरी की इनकम क्रेडिट करता है तो उससे पहले एवरेज रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा, उसी के बाद सैलरी को क्रेडिट करता है। उसी तरह बिजनेस और प्रोफेशन की जो पेमेंट्स हैं उसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। जब बैंक कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करता है एफडी पर हो या सेविंग अकाउंट पर हो तो उसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। उसी प्रकार कमीशन की पेमेंट, रेंट की पेमेंट और कंसल्टेशन फीस के ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब समझते हैं कि टीडीएस की सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के पीछे के क्या कारण थे। इसका सबसे बड़ा कारण था टैक्स के इवेजन को रोकना। पहले लोग क्या करते थे कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ इनकम्स को शो करते थे और कुछ इनकम्स को डिस्क्लोज ना करके उनके ऊपर टैक्स की सेविंग करते थे या उसे चोरी बोल सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता था। तो अब गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो डिडक्टर को दे दी है, ताकि जब डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करे तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही उसे पेमेंट करे और जो टीडीएस को डिपॉजिट किया गया है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दे। इससे क्या हुआ कि डिडक्टी की जो भी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो इनकम्स गवर्नमेंट को पहले ही डिस्क्लोज हो चुकी है, तो इससे टैक्स इवेजन में काफ़ी हद तक रोक लगी है। टीडीएस को लाने के पीछे दूसरा बड़ा कारण ये था कि टैक्स को सोर्स पर ही कलेक्ट कर लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 की पेमेंट करनी थी तो मिस्टर ए ने 5,000 का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया था। तो मिस्टर बी की जब इनकम हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तभी रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ था। अब बात आती है टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट्स की। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वार्टर की जो नेक्स्ट मंथ की जो 7th तारीख है तब तक आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जो लास्ट वाला क्वार्टर है हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का क्वार्टर, इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो हमारी होगी 30 अप्रैल। बाकी जो भी क्वार्टर हैं उनकी होगी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। अगर आपने टीडीएस की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की या आपने फाइल नहीं की
तो आपके ऊपर लग सकती है 200 रुपये की पेनल्टी पर डे के हिसाब से। मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो टीडीएस की अमाउंट तक हो सकता है। अब बात करते हैं टीडीएस के रेट्स की एंड लिमिट्स की, कि कितनी लिमिट के बाद आपका टीडीएस कटेगा और किस रेट से आपका टीडीएस कट सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192 की, जिसमें अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी की इनकम दे रहा है और अगर आपकी सैलरी की इनकम जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा है, तो आपकी जो टीडीएस का रेट होगा वो होगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। यानी कि एम्प्लॉयर आपको सैलरी की इनकम क्रेडिट करने से पहले आपका टीडीएस काटेगा, यानी कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट हो सकती है आपके न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से जो आपने ऑप्ट किया है वो। अब आता है सेक्शन 192A, जिसमें अगर आपने प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही विड्रॉ करवा लिया और जो अमाउंट है वो मोर देन 50,000 है, तो आपका जो टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। सेक्शन 193 में अगर आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करी है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, तो आपका जो टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। सेक्शन 194 में अगर आपने किसी कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उसके ऊपर आपको डिविडेंड की इनकम होती है जो कि 5,000 से अबव है, तो आपका जो टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। सेक्शन 194A में अगर आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट एफडी के ऊपर हो सकता है या सेविंग बैंक के ऊपर भी हो सकता है, और उस इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 40,000 से अबव है, तो आपका जो टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। सेक्शन 194A का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको अगर किसी और से इंटरेस्ट मिलता है अदर देन बैंक एंड सिक्योरिटीज और उस इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 5,000 से अबव है, तो आपको 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। सेक्शन 194 में अगर आपकी कोई लॉटरी से, पजल से या गेम से इनकम होती है और आपकी जो ये लॉटरी से जो इनकम हुई है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको 30% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। सेक्शन 194BB में अगर आपको हॉर्स रेस से कोई इनकम हुई है और उसकी अमाउंट जो है 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको 30% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करवाना। इसी तरह और भी काफ़ी तरीके की इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। मैं हर इनकम के ऊपर बात नहीं कर सकता, इसलिए मेन सेक्शन के ऊपर अब बात करूँगा। अब बात करते हैं सेक्शन 194C की, जिसमें कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की इनकम होती है सामने वाले की, तो अगर आप 30,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं सिंगल ट्रांजेक्शन में या 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं ओवरऑल सब ट्रांजेक्शन को मिला के इन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, और 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है। सेक्शन 194D में अगर आपने कोई इंश्योरेंस कमीशन पे किया है, तो जो इंश्योरेंस कमीशन की जो पेमेंट है 15,000 से ज़्यादा है, तो 5% की रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसी तरह सेक्शन 194DA में इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, तो उसके ऊपर जो अमाउंट मिलता है उसके ऊपर भी टीडीएस कटता है 5% की रेट से। 194E में अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हैं 1 रुपये की भी, तो आपको 20% की रेट से टीडीएस काटना पड़ता है। 194G में आपको अगर लॉटरी टिकट सेल करते हैं और आपको कमीशन दिया जाता है, तो आपके ऊपर अगर कमीशन की अमाउंट जो 15,000 से ज़्यादा आपको दी जा रही है उसके ऊपर टीडीएस 5% की रेट से कटेगा। एच में 194H में कमीशन और ब्रोकरेज की बात आ जाती है। 194I में लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर के रेंट के ऊपर जो टीडीएस कटता है उसकी बात आती है। इसी प्रकार से और काफ़ी सेक्शंस आपके सामने हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और कोई जानकारी लेने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।